एपिक हिस्ट्री टीवी और हिस्ट्री मार्च की पेशकश। (1804) के दिसंबर में पेरिस में स्थित नोत्र डेम के कैथेड्रल में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस की शाही गद्दी के लिए नवाजा। पूरे यूरोप ने अभी तक सपने में भी इतनी जल्दी चढ़ने वाली और तेज गति की शक्ति कभी नहीं देखी थी। एक कॉर्सिकन नोबिलिटी का हकदार जो कि आने वाले 10 सालों में एक मिलिट्री डिक्टेटर बन गया। नेपोलियन का राज्य से गद्दी तक का रास्ता रिवॉल्यूशन और युद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया। अब से आने वाले 10 साल इसके कदम युद्ध की रणभूमि में ही चलेंगे। एक ऐसी अभूतपूर्व घटना जो कि लाखों लोगों की जान ले लेगी और इस महाद्वीप को उथल पुथल कर देगी। नेपोलियन के सत्ता में आने के 8 महीने बाद फ्रेंच एम्पायर और उनके स्पेनिश साथी ब्रिटेन के साथ युद्ध कर रहे थे। वहीं समुद्र तट पर नेपोलियन ने 1,80,000 सैनिकों की सेना खड़ी कर रखी थी। लेकिन जब तक समंदर पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का राज था, आक्रमण करना बेहद मुश्किल था। पर वहीं ब्रिटेन भी फ्रांस को जमीन पर हरा नहीं सकता था। तो इसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट फ्रांस के खिलाफ एक यूरोपियन कोलिशन बनाने की कोशिश करते हैं, कूटनीति और सोने का इस्तेमाल करके। ब्रिटेन नेपोलियन के नाक में सबसे दम कर देने वाला दुश्मन था और ब्रिटेन का उस जमाने का प्रेस नेपोलियन को नीचे दिखाने में पीछे नहीं हटता था। पूरे यूरोप और समंदर पार ब्रिटेन और फ्रांस सबसे बड़े दुश्मन थे। पर नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद पिट को काफी डर लग रहा था। ब्रिटेन का कहना था कि अगर हमें यूरोप की शांति को कायम रखना है तो फ्रांस के राजा को हराना ही होगा। पिट को यूरोप में काफी सारे दोस्त मिल रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि नेपोलियन के इरादों से सख्त नफरत करते थे और मानते थे कि नेपोलियन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उन्हीं में से एक था ऑस्ट्रिया। वो फ्रेंच एम्पायर के इन्फ्लुएंस को लगातार जर्मनी और इटली में फैलते हुए देख रहे थे, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब आखिरी झटका आता है मई 1804 में, जहां मिलान में नेपोलियन ने खुद को इटली का राजा घोषित कर दिया था। अब ऑस्ट्रिया, रशिया, स्वीडन और नेपल्स इन सब ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया और एक अलायंस बनी जिसको कहा गया थर्ड कोalition। और इन्होंने अपनी सेनाओं को नेपोलियन के लिए तैयार करना शुरू भी कर दिया था। सबसे पहला आक्रमण शुरू हुआ रशियन और ऑस्ट्रियन सेना का और इन्होंने राइन को पार करते हुए फ्रांस पे हमला कर दिया। पर नेपोलियन को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। उसने अपनी सेना को इनसे उसी हिसाब से निपटने के लिए आगे भेजा। नेपोलियन पहले वार करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, इससे पहले कि एलाइज की सेना मिल पाती। उसने अपनी सेना को आदेश दिए कि राइन तक कूच करे, जिसका नाम अब था ला ग्रांड आर्मे। उनका टारगेट था जनरल मैक की ऑस्ट्रियन सेना। मैक ने बवेरिया पे, जो कि एक फ्रेंच एलाई था, एक असामयिक हमला कर दिया और अब उनका कोई भी एलाई साथ देने नहीं आ रहा था। नेपोलियन ने मार्शल म्यूहर को आदेश दिए, जो कि नेपोलियन का एक जाना माना घुड़सवार कमांडर था। नेपोलियन का आदेश था कि जंगलों में से छोटे छोटे आक्रमण किए जाएं, ताकि उनकी मुख्य सेना मैक की सेना को उत्तर से आकर घेर सके। उन गर्मियों नेपोलियन की ग्रांड आर्मी अपनी सबसे अच्छी हालत में थी, अच्छे से ट्रेंड, बहुत ज्यादा प्रेरित और सारे रेजिमेंट्स पूरी ताकत पे। और ऊपर से उन्हें हाल ही में फिर से ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी कॉर्प्स सिस्टम के हिसाब से, जिसको आगे चलकर दुनिया की सारी सेनाएं लगभग अपना लेंगी। और एक को एक मार्शल द्वारा कमांड किया जाता था और ये अपने आप में ही 15 से 13 हजार के बीच की एक छोटी आर्मी होती थी। इसमें खुद के इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी और सपोर्टिंग आर्म्स जैसे कि इंजीनियर्स, रिकॉनेसेंस और ट्रांसपोर्ट्स। इसका मतलब था कि युद्ध भूमि पर यह छोटी सेना अपने आप ही बिना किसी आदेश के युद्ध लड़ सकती थी, जिससे कि नेपोलियन का अपनी पूरी सेना को एक ही जगह पे लगाए रखने का सरदर्द टूट जाता है। अब वो अपनी पूरी सेना को कई जगहों पे फैला सकता था। इससे उसका असली उद्देश्य छिपा रहता था और उसकी सेना की गति कई गुना बढ़ जाती थी।
क्योंकि उसकी सेना कई सारी जगहों से आगे बढ़ सकती थी। साथ ही में आसपास के इलाके पे नजर रखते हुए सारी सप्लाईज आसपास के गांवों से वो खुद ले सकते थे, ताकि दूसरी सेनाओं की तरह उन्हें अब सप्लाई वैगन्स की जरूरत थी। और जहां भी दुश्मन की सेना उपस्थित होती थी, सारी सेना इकट्ठा होकर एक ही जगह आक्रमण भी कर सकती थी। इस तरह नेपोलियन की सेना कभी कभार इतनी तेज चलती थी कि दुश्मन कमांडर भौचक्के रह जाते थे। जब तक काफी देर नहीं हो गई, मैक को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। नेपोलियन की तेज गति से चलने वाली सेना ने मैक के पीछे उपस्थित डैन्यूब को पार कर लिया था और अब मैक की पूरी सेना को घेर लिया। मैक ने पूरी कोशिश करते हुए कई सारे काउंटर अटैक्स भेजे, पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ऑस्ट्रियंस इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। मैक उम्मीद में था कि कुटुज़ोव अपनी रशियन आर्मी के साथ आता ही होगा, लेकिन बुरी खबर यह थी कि रशियंस अभी भी उससे 160 मील दूर थे। और ऐसे ही उनमें 19 अक्टूबर को इस युद्ध के शुरुआती 6 हफ्तों में ही मैक ने अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। तकरीबन 60,000 ऑस्ट्रेलियन सैनिकों को बंदी बना लिया गया और यहाँ पे नेपोलियन ने कोलिजन को उनका पहला करारा जवाब दे दिया था। रशियन जनरल मिखाइल कुटुज़ोव एक अनुभवी और सावधानी से चलने वाला कमांडर था और मैक से कहीं ज्यादा होशियार, लेकिन उसकी सेना 900 मील के इस सफर में थक चुकी थी। और जब उसे ऑस्ट्रेलियन सरेंडर के बारे में पता चला, उसे मालूम था कि वो नेपोलियन से अकेले नहीं भिड़ सकता है। उसने तुरंत ही अपनी सेना को वापसी करने का आदेश दिया और नेपोलियन ने उसका पीछा किया। रशियंस ने बचने के लिए काफी तेज तरकीबें अपनाई, पर ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना को नहीं बचा पाए, जिसको नेपोलियन की सेना ने 12 नवंबर को हथिया लिया। कुटुज़ोव अपनी सेना के साथ ओलमुट्स, जो कि आज का चेक रिपब्लिक है, वहां पहुंच गया और वहां पे कुटुज़ोव को और साथी मिल गए, जो कि थे रशिया के एम्परर अलेक्जेंडर और एम्परर फ्रांसिस ऑस्ट्रिया के। कुटुज़ोव के हाथ से निकलने के बाद नेपोलियन काफी गुस्से में था और इस वक्त उसकी सेना भी थकी हुई थी, घर से काफी दूर थी और सर्दियां सिर पर थीं। उसे जल्द से जल्द एक जबरन निर्णायक युद्ध लड़ना ही होगा। पर नेपोलियन की खुशकिस्मती से 27 साल के रशिया के एम्परर अलेक्जेंडर एक, जो कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उन्हें युद्ध भूमि का जोश चढ़ गया और उन्होंने अपने जनरल कुटुज़ोव की एक ना सुनी। जैसे ही एलाइड आर्मी नजदीक आने लगी, नेपोलियन ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि जो बैटलफील्ड उसने चुनी थी उसी पे ध्यान केंद्रित किया जाए, जो कि थी ऑस्ट्रेलिट्स के पास। रात में नेपोलियन ने अपनी सेना का निरीक्षण किया। उसके बाद कैंप फायर के पास नेपोलियन ने थोड़े घंटों की नींद ली। अगली सुबह उसके राज्य तिलक का 1 साल पूरा हो जाएगा और एक ऐसे युद्ध का वादा किया जो कि उसके राज्य को या तो तोड़ देगा या तो जोड़ देगा। तो दिसंबर 1805 की सुबह, जो कि कोहरे से ढकी हुई, ठंडी और आंखों में चुभने वाली थी। 2 सेनाएं, जो कि लगभग एक समान थी, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी तकरीबन 7 मील की युद्ध भूमि पर एलाइज पाथसेन हाइट्स के हाई ग्राउंड पर थे और वहीं फ्रेंच थर्ड कॉर्प, जो कि मार्शल डाबू के अंडर थी, अभी भी युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही एलाइज ने अपनी दाहिनी तरफ नेपोलियन की एक छोटी सी टुकड़ी देखी, उन्होंने पाथसेन हाइट्स से एक बड़ा हमला करना चाहा, जिससे कि ये फ्रेंच टुकड़ी आसानी से कुचली जाए और फिर मुड़ के नेपोलियन की मेन आर्मी पे हमला किया जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि ये सब बस नेपोलियन की चाल थी और नेपोलियन अपने कमजोर दाहिनी ओर को बहुत ही अच्छे से देख रहा था, जिसके ठीक बाद नेपोलियन अपना एक हमला पाथसेन हाइट्स पे शुरू कर देता है। उसका यह प्लान तभी काम करता जब एलाइज उसके सोचे हुए भविष्य के अनुसार चलते, जहां पे इस सब के दौरान डाबू की टुकड़ी तेजी से वहां बढ़ रही थी और एकदम सही समय पे नेपोलियन का आक्रमण करना। यह युद्ध तकरीबन सुबह के 7 बजे शुरू हुआ। ऑस्ट्रियन सैनिक, जो कि जनरल खाइनमेयर के एडवांस ट्रूप में से थे, नेपोलियन की टुकड़ी से टकराते हैं, जो कि टेलनित्ज के गांव को बचा रही थी।
यहाँ पे ये फ्रेंच टुकड़ी जानती थी कि किस्मत अब इनके खिलाफ है, तब भी ये सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं और कुछ समय के बाद इन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। पर वहीं पे एलाइज, जो कि अपनी दाहिनी ओर से आगे बढ़ के नेपोलियन की मुख्य सेना पे हमला करने वाले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुबह के कोहरे और धीमे ऑर्डर्स की वजह से एक कंफ्यूजन और देरी हो गई, और जब तक एलाइड सेना के आगे के 3 कॉलम्स में हलचल हुई, 1 घंटा बीत चुका था। जल्द ही एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई कैसल और सोकोलनेट्स गांव के बीच। मार्शल डवूस की कॉर्प्स, जो कि 2 दिन में जबरन 17 मील का सफर तय करके आए थे, अब फ्रेंच सेना के राइट विंग को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। तकरीबन 9 बजे के करीब उनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड कोहरे को चीरती हुई दिखती है और पल भर में ही वो टर्मलिट्स को वापस हथिया लेते हैं। पर कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रियन हसास की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है। कुछ देर बाद और डबूस की सेना बाकी की टुकड़ी को सहारा देने के लिए सोकोलनेट्स पे आती है, और जैसे जैसे कोहरा हट रहा था, नेपोलियन को दिखा कि ठीक जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एलाइड सेना प्रित्सन हाइट्स को छोड़ के आगे बढ़ रही थी, और तभी उसने मार्शल सोल्स की टुकड़ी को आक्रमण के लिए आदेश दिया। एलाइड कमांडर्स के अलार्म के बाद 2 फ्रेंच इन्फेंट्री डिविजन्स, जो कि अभी तक कोहरे से ढकी हुई थी, अब अपनी चाल चल रही थी और वो सीधे एलाइड सेना की तरफ बढ़ रहे थे। जनरल कुतुसोव को जल्द से जल्द उनकी सेना की 4 कॉलम्स को एक डिफेंसिव लाइन बनाने के लिए आदेश देना पड़ा। 2 घंटे के लगातार खून खराबे के बाद मस्केटियर्स की बंदूकें इतनी जल्दी चल रही थीं कि दोनों तरफ की सेनाओं का गोला बारूद जल्द ही खत्म होने को था, और दोनों तरफ की सेनाओं को जबरन पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था। वहीं तकरीबन 11 बजे तक फ्रेंच सेना, जिसमें ट्रेनिंग और हुनर कूट कूट के था, वो हाइट्स पे कूच कर देते हैं और एलाइड पोजीशन में घुसते ही चले जाते हैं। वहीं उत्तर में घुड़सवारों का एक अलग युद्ध चालू हो चुका था। वहीं एक रशियन टुकड़ी, जो कि जनरल प्रेक्रेडियंस के एडवांस गार्ड्स में से थी, वो बोत्सुनिट्स के गांव को हथिया लेती है, लेकिन ठीक उसके बाद सेंट्रल हिल से उन पे तोप की बरसात कर दी जाती है। फ्रेंच सेना की 6 रेजिमेंट द्वारा किए गए एक तेज हमले से एलाइड सेना की टुकड़ियों को पीछे हटना पड़ता है, जिससे मार्शल लाइन की 5वीं कॉर्प आराम से आगे बढ़ सकती थी, जिसके बाद उन्होंने प्लात्सोविट्ज और क्रुक पर कब्जा कर लिया। अब ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटाइन, जो कि कमांड कर रहे थे रशियन इंपीरियल गार्ड को, इस आखिरी एलाइड टुकड़ी को आगे भेजते हैं, इस आशा में कि प्रित्सन हाइट्स पे वापस कब्जा किया जा सके। 4थी लाइन रेजिमेंट की एक फ्रेंच बटालियन रशियन घुड़सवारों द्वारा हरा दी जाती है, जिससे उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। नेपोलियन, जो कि खुद हाइट्स तक पहुंच चुका था, वो खुद के घुड़सवारों को आगे भेजता है। अब इन दोनों सेनाओं के महान घुड़सवारों के बीच के दंगल में फ्रेंच घुड़सवार रशियन सेना के घुड़सवारों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। नेपोलियन ने आखिरकार एलाइज की सेना को तोड़ दिया। अब वक्त था एलाइज की पीछे छूटी हुई सेना को हराने का, जो कि इस वक्त नेपोलियन के राइट विंग की टुकड़ी के साथ भिड़ने में लगी थी। तकरीबन 2 बजे के आसपास नेपोलियन अपनी 4 टुकड़ियों को दक्षिण की तरफ जाने के ऑर्डर्स देता है। जनरल बुक्सहोटन, जो कि कमांड कर रहे थे एलाइज के लेफ्ट विंग की टुकड़ी को, उन्होंने अब अपनी तरफ आते हुए खतरे को भांप लिया था। जैसे ही उन पे 3 तरफों से हमला हुआ तो उनके पास भागने का बस एक ही रास्ता था। उनके काफी सैनिकों को जमते हुए पानी में कूदकर भागना पड़ा। फ्रेंच तोपों की गोलाबारी फिर से शुरू हो गई, इस कोशिश में कि उस जमती हुई बर्फ को तोड़ा जाए। तकरीबन 200 सैनिकों ने और दर्जनों घोड़ों ने उस जमते हुए पानी में अपना दम तोड़ दिया, पर खुशकिस्मती से हजारों बच निकले। फ्रांस के राजा ने एक बहुत ही लाजवाब जीत जीती थी। नेपोलियन की सेना ने 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिसमें 45 उच्च कमांड भी थे। ये युद्ध भूमि दोनों तरफ के हजारों मरे हुए और घायल सैनिकों से भरी हुई थी, जिनमें से कईयों को काफी दिनों तक बचाया नहीं गया।
द बैटल ऑफ द थ्री एम्परर इसको इस नाम से जाना जाने लगा और ये एलाइज के मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा था। रशियन फोर्सेस ने अब अपने कदम वापस रशिया बढ़ा लिए थे। वहीं फ्रांसिस को फ्रांस के साथ जबरन एक अपमानजनक सेटलमेंट करना पड़ता है, जिसमें उन्हें शांति के बदले 40 मिलियन फ्रांसिस और बहुत सारी जमीन देनी पड़ती है। पर तभी नेपोलियन के कानों में एक दुखद खबर पड़ती है। यहाँ जमीन के विपरीत समंदर की लहरें नेपोलियन के पक्ष में नहीं थी। ब्रिटिश एडमिरल लॉर्ड मेल्सन ने अपनी जान की बाजी लगाकर फ्रांस की नौसेना से जीत हासिल करी थी। एक ऐसी विजय जो कि केवल इस युद्ध तक का ही नहीं याद रखी गई, बल्कि अगले 100 सालों तक याद रखी गई। ये था ट्रफलगर का युद्ध। अगर इधर ब्रिटेन था समंदर का राजा, तो उधर नेपोलियन था जमीन का। एक तरफ हाथी तो दूसरी तरफ व्हेल मछली। दोनों एक दूसरे के घर में चुनौती नहीं दे सकते थे। पर जब विलियम पिच को नेपोलियन की जीत की खबर मिलती है, जिसको सुनने के बाद वो कहते हैं कि यूरोप का नक्शा अभी के लिए हटा दो, इसकी जरूरत अगले 10 सालों तक नहीं पड़ने वाली है। 1 महीने बाद पिट की मृत्यु हो जाती है, पर उसकी चेतावनी कि यूरोप अगले 10 सालों तक युद्ध की आग में जलता रहेगा बिल्कुल ठीक थी। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं YouTube चैनल हिस्ट्री मार्च का बैटल मैप और एनिमेशन के लिए। और हाँ, शुक्रिया हमारे सारे पेट्रियन सपोर्टर्स का भी। विजिट करें एपिक हिस्ट्री टीवी के पेट्रियन पेज पर, जिससे आप हमारे चैनल में हमारी मदद कर सकें और आगे आने वाली काफी वीडियोस का अर्ली एक्सेस आपको मिल सके।